बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूँ रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th बायो का लेक्चर नंबर 9 और हमारा जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है वो आज इस लेक्चर के द्वारा उसका एंड होने वाला है, यानी कि आखिरी लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 3 का। इसमें हम किस किस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखो, इस लेक्चर में हम बीजों के प्रकार देखेंगे कि बीज कितने प्रकार का होता है। ऑफ कोर्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि बीज 2 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में अभी बात करेंगे। इसमें हम बीजों के प्रकार की बात करेंगे, फल का विकास की बात करेंगे, यानी फल का विकास या फल बनता कैसे उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि थोड़ी सी बात मैंने कल के लेक्चर में भी की थी। और उसके बाद हम देखेंगे फल के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीजों के प्रकार। तो बीज कितने प्रकार के होते हैं? बीज होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अभ्रूणपोषी बीज। कौन से? अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस बीज। इनको इंग्लिश में कहा जाता है नॉन एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस या फिर गैर एल्बुमिनस यानी कि एक्स एल्बुमिनस सीड्स। और दूसरे प्रकार के बीज है हमारे पास भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस यानी कि एंडोस्पर्मस और एल्बुमिनस सीड्स। देखिए होते क्या है। अभ्रूणपोषी, सबसे पहले हम इसको लेते हैं। अभ्रूणपोषी यानी कि इन बीजों में भ्रूणपोष नहीं होगा। ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है क्या कहलाएंगे? अभ्रूणपोषी बीज कहलाएंगे। अब भ्रूणपोष क्यों नहीं है? तो इस भ्रूणपोष का उपयोग किसने कर लिया? भ्रूण परिवर्धन के दौरान। भ्रूण परिवर्धन के दौरान समाप्त। भ्रूणपोष क्यों नहीं है? भ्रूणपोष इनमें नहीं है क्योंकि जब युग्मनज से भ्रूण बनता है तो उस टाइम भ्रूण को किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। तो वो पोषण कहाँ से मिलता है? भ्रूणपोष से। तो ऐसे बीज है ये जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भ्रूण परिवर्धन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है, इसलिए इनमें जब बीज बनते हैं, परिपक्व बीज होते हैं, तो इनमें भ्रूणपोष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैंने रीजन बता दिया। तो ऐसे बीजों को अभ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। तो ये पोषण जब इनका अंकुरण होगा तब ये पोषण कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो इनके पास क्या पाए जाते हैं? इनके पास बीज पत्र पाए जाते हैं। इनके पास क्या पाए जाएंगे? बीज पत्र पाए जाएंगे। अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। बीज पत्र आप जानते होंगे सब, जैसे कि चने को या मटर को तोड़ा जाए तो वो आराम से 2 हिस्सों में टूट जाते हैं, तो वो क्या है? वो उनके बीज पत्र हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मटर है, मटर है। इसके बाद और ऐसे कौन से? मूंगफली है, मूंगफली, अभी चना। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है? ये सब एग्जाम्पल है अभ्रूणपोषी बीजों के। इसके एग्जाम्पल है अभ्रूणपोषी, मतलब जिनमें भ्रूणपोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भ्रूण परिवर्तन के दौरान उस संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया गया है। अब इनके पास भ्रूणपोष नहीं है तो इनके पास क्या होंगे? बीज पत्र होंगे। अब इसका बिल्कुल अपोजिट कौन चलता है? भ्रूणपोषी बीज चलता है। मतलब इनमें भ्रूणपोष जो एंडोस्पर्म होगा वो होगा, एंडोस्पर्म इनके पास होगा, यानी कि भ्रूण परिवर्तन के दौरान इनका भ्रूणपोष समाप्त नहीं होता है। समाप्त नहीं होता है। कब? भ्रूणपोष परिवर्तन के दौरान। क्या इनके पास बीज पत्र होंगे? तो इनको बीज पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास पहले से ही भ्रूणपोष है, जो जब वो बीज उगेगा, अंकुरण होगा, तो उस अंकुरण के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिल जाएगी? भ्रूणपोष से मिल जाएगी। तो इनके पास बीज पत्र नहीं होता है। तो ऐसे बीजों को क्या कहा जाता है? इनको भ्रूणपोषी बीज या एल्बुमिनस सीड्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। तो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल इसका होता है मक्का। मक्का के बाद बाजरा, अरंड, जिसका वानस्पतिक नाम हमने कल पिछले लेक्चर में बता दिया था। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब एग्जाम्पल हैं जिनके पास भ्रूणपोष होता है, यानी भ्रूणपोषी बीज के। तो बीज 2 प्रकार के होते हैं। अभ्रूणपोषी जिनके पास भ्रूणपोष नहीं होता, बीज पत्र होता है, और भ्रूणपोषी बीज जिनके पास भ्रूणपोष होता है। तो ये 2 प्रकार के बीज होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। 1 2 3 4 5। अब हम चलते हैं कि फल का निर्माण या फल का विकास कैसे होता है। फल का विकास, फल बनता कैसे है? तो आज की हमारी दूसरी हेडिंग है फल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट।
देखिए ये वर्तिकाग्र था, वर्तिकाग्र, ये स्टाइल वर्तिका, ये है अंडाशय, और अंडाशय के अंदर कौन स्थित होता है? अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। अंडाशय के अंदर कौन होता है? बीजांड। तो बीजांड से तो बाद में क्या बनने वाला है? बीजांड से बनने वाला है बीज, और अंडाशय से क्या बनता है? फल। तो जो अंडाशय की जो भित्ति होगी उससे क्या बन जाएगी? फल भित्ति। तो यानी कि देखो बाह्य दलपुंज, दलपुंज, इसके बाद पुंकेसर या पुमंग, ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। जैसे ही निषेचन की क्रिया होती है ये सारी चीजें नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो जिंदा क्या रहती है? मात्र ये वाला पार्ट जिंदा रहता है। मैंने कल भी बताया था कि अब क्या शेष रहने वाला है? ये अंडाशय शेष रहने वाला है, अंडाशय शेष रहने वाला है, और अंडाशय के अंदर कौन होता है? बीजांड होता है। तो इस संरचना को मैं अब हटा देता हूँ। इस संरचना का अब कोई यूज नहीं है। तो बीजांड से तो बनने वाला है बीज, और अंडाशय से बनने वाला है फल, और जो अंडाशय की जो भित्ति होती है उससे बनती है फल भित्ति, जिसे पेरिकार्प कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पेरिकार्प कहा जाता है। तो अब ये परिपक्व कैसे हुए? तो बीजांड में और अंडाशय में कुछ ऐसे ग्रोथ हार्मोन बनते हैं। कौन से हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। ऐसे ग्रोथ हार्मोन बनते हैं, यानी वृद्धि हार्मोन बनते हैं, जिनसे कि बीजांड और अंडाशय की जो फल भित्ति है या पूरा अंडाशय है वो परिपक्व होने लग जाता है। तो इससे क्या होगा? जो अंडाशय की फल भित्ति है वो भी पक जाती है, और फल भित्ति अब उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार अंडाशय से फल का निर्माण होता है। और फल की अगर परिभाषा बताएं, हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें फल की, तो डेफिनेशन होती है परिपक्व अंडाशय को ही, परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। जो परिपक्व अंडाशय है उसी को क्या कहा जाता है? फल कहा जाता है। तो ये इतनी सी बात है कि अंडाशय से क्या बनने वाला है? फल बनने वाला है, और बीजांड से क्या बनने वाला है? बीज बनने वाला है। अंडाशय की जो भित्ति होगी उससे फल भित्ति बनने वाली है। तो कैसे बनेंगी? जीएच के कारण। ग्रोथ हार्मोन बनते हैं बीजांड और अंडाशय में, जिनके कारण ये दोनों संरचनाएं पकने लगती हैं। और फल की हमने परिभाषा की बात कर ली है। अब एक नोट लगा के हमें याद करना है। क्या नोट लगा के? कि हर एक जो फल है या पुष्प कह दें, उनका जो बाह्य दलपुंज होता है वो हर एक फल में झड़ता नहीं है। कुछ ऐसे भी फल हैं जिनके बाह्य दलपुंज हमेशा के लिए लगे रहते हैं। क्या होता है? बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज कैसे होते हैं? चिरलग्न या दीर्घजीवी। किस किस में है? तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बैंगन में होता है, बैंगन में, टमाटर में और मिर्च में। ये ऐसे एग्जाम्पल है। देखो भाई है क्या चीज? आपने टमाटर देखा होगा, मान लो ये क्या है? टमाटर है। तो यहां पर ये हरी रंग की संरचना या हरे पत्तीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये क्या होती हैं? ये होती हैं बाह्य दलपुंज। इसी प्रकार बैंगन में भी आपने देखा होगा, मान लो ये कोई बैंगन है ना, तो यहां पर भी इसके पास क्या पाई जाती है? ऐसे पाई जाती है। ऐसी ही कंडीशन किसमें होती है? मिर्च में होती है। तो ये क्या है? ये बाह्य दलपुंज है जो झड़ा नहीं है, बल्कि फल के साथ वो क्या हो जाता है? दीर्घजीवी, लंबे समय तक चिरलग्न या परमानेंट स्थिति में चिपका रहता है। तो ये इसके एग्जाम्पल है, बैंगन, टमाटर और मिर्च। तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब हम बात करते हैं फल के प्रकार की। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलो अब किसकी बात करेंगे हम? फल के प्रकार की। फल के प्रकार। फल के प्रकार। चलिए तो अब फल के प्रकार की हम बात करते हैं। तो फल भी कितने प्रकार के होते हैं? फल भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वास्तविक फल, वास्तविक या सत्य, ट्रू फ्रूट्स। पहले कौन से होते हैं? वास्तविक या सत्य फल। और दूसरे प्रकार के होते हैं आभासी या असत्य फल, फॉल्स फ्रूट। सत्य फल और
वास्तविक, सत्य या वास्तविक एक ही बात है, और दूसरी होती है आभासी या असत्य फल। देखिए हमने क्या कहा कि फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। अगर वास्तव में फल का निर्माण अंडाशय से होता है, फल का निर्माण किससे हो रहा है? अंडाशय से हो रहा है। फल का निर्माण किससे हो रहा है? अंडाशय से हो रहा है। तो ऐसे फलों को तो वास्तविक फल कहा जाता है। अभी बात की हमने, अगर अंडाशय से फल बनता है तो इसको क्या कहते हैं? इसे उल्टा लगा दें, फल का निर्माण अंडाशय से हो रहा है या अंडाशय से किसका निर्माण हो रहा है? फल का निर्माण हो रहा है, अंडाशय से फल का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे फलों को वास्तविक फल कहा जाता है। ऐसे फलों को वास्तविक या सत्य फल कहा जाता है, जैसे कि आम, मटर, नारियल, अधिकांश ऐसे ही फल हैं, अधिकांश ETC। ज्यादातर जो फल हैं वो सत्य फल हैं। अब हम असत्य फलों की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, इसका उल्टा करते हैं, यानी कि ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त कुछ अन्य संरचनाओं से हो। फलों का निर्माण किससे हो? अंडाशय व अन्य संरचनाओं से। अंडाशय व अन्य संरचनाओं से। अन्य संरचनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए दलपुंज हो सकता है, या सबसे पहले तो हम लेते हैं पुष्पासन हो सकता है। पुष्पासन जैसे कि सीध में होता है। उसके बाद दलपुंज हो सकता है, बाह्य दलपुंज हो सकता है। तो इन सब से, या ये भी फल के निर्माण में भाग ले रहे हैं, यानी कि अंडाशय तो ले ही रहा है, साथ में ये भी अगर उस फल के निर्माण में भाग ले रहे हैं, तो ऐसे फलों को क्या कहा जाता है? ऐसे फलों को आभासी या असत्य फल कहा जाता है। सत्य किसे? जिससे मतलब जो फल अंडाशय से बने वो सत्य है, और अंडाशय के अतिरिक्त निम्न संरचनाओं से भी अगर बनता है तो ऐसे फलों को आभासी या असत्य फल कहा जाता है। जैसे कि सेब है, एप्पल, नाशपाती, इसके बाद एक और आता है अनानास, पाइनएप्पल। तो ये थे हमारे दोनों प्रकार के फलों के प्रकार। सत्य अगर अंडाशय से बने, असत्य अगर अंडाशय के अतिरिक्त कोई और संरचना भी भाग ले तो उनको असत्य फल कहा जाता है। चलिए अब हमें दो नोट और याद करनी है। दो नोट और हमें याद करनी है। एक होता है अनिश्चित फलन। सबसे पहले हम अनिश्चित फलन को पढ़ेंगे। अनिश्चित फलन, इसको पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। पार्थेनोकार्पी क्या कहा जाता है? इसको पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। अनिश्चित फलन, जिस प्रकार हमने चैप्टर नंबर 1 में अनिश्चित बीजता पढ़ी थी, उसी प्रकार क्या है? ये है अनिश्चित फलन। बिना निषेचन के, मतलब बिना निषेक यानी निषेचन, बिना निषेचन के फल बनना। बिना निषेचन के फल बनना। बिना निषेचन के अगर फल बन जाए तो इस कंडीशन को अनिश्चित फलन कहते हैं, और ऐसे फलों को अनिश्चित फल कहते हैं। फलों को क्या कहेंगे? अनिश्चित फल। अनिश्चित फल, ठीक है। और तो फलों को तो अनिश्चित फल कह दिया, और इस कंडीशन को, इस अवस्था को बिना निषेचन के फल बन जाए तो उसको कहेंगे अनिश्चित फलन। अनिश्चित बीजता याद है, एगेमोस्पर्म में बिना निषेचन के बीज बनना अनिश्चित बीजता कहलाती है। लेकिन अनिश्चित फलन की या अनिश्चित फल की एक विशेषता है कि इनमें बीज नहीं होंगे। अनिश्चित फलन द्वारा जो फल उत्पन्न होते हैं उनमें बीज नहीं होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, केले में बीज देखा है क्या? नहीं होता। बहुत सारे पपीते आते हैं जिनमें भी इनमें भी बीज नहीं पाया जाता है। इसके बाद और लेते हैं अंगूर, वाइटिस विनिफेरा, इसमें भी बीज नहीं होते हैं। देखो भाई, पपीते में होते हैं ज़्यादातर पपीतों में, लेकिन कुछ पपीते ऐसे भी आते हैं जो अंदर से बीज रहित होते हैं। केला, पपीता, अंगूर, ये किस प्रकार बने हैं? बिना निषेचन के ही फल में चेंज हो गए हैं, तो इनमें बीज नहीं होते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब तो दूसरी नोट की बात करते हैं हम। क्लियर है दोस्तों? ये तो अनिश्चित फलन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिना निषेचन के अगर फल बन जाए तो इसे अनिश्चित फलन कहते हैं। अब इसके बाद क्या लेते हैं? हम लेते हैं प्रेरित अनिश्चित फलन। प्रेरित अनिश्चित फलन, यानी कि जब अनिश्चित फलन की अवस्था को हम प्रेरित करें, किसके प्रयोग द्वारा? ग्रोथ हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा? वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन। ऑक्सिन और जिब्रेलिन का छिड़काव यदि पुष्पों पर कर दिया जाए तो निषेचन के बिना ही क्या हो जाएगा? अनिश्चित फलन हो जाएगी, यानी बीज रहित फल
प्राप्त हो जाएंगे। तो इसे हमने प्रेरित किया है, हमने इंड्यूस्ड किया है, तो इसको इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी इसको कहा जाता है, क्योंकि हमने ये प्रेरित करके क्या बनवाए, फल बनवाए, तो इनमें भी क्या होगा, बीज नहीं होंगे। तो प्रेरित एनिशिक फलन किसे कहते हैं, वृद्धि हार्मोनों जैसे ऑक्सिन और जिबरेलिन द्वारा बिना निषेचन के फल का विकास करना क्या कहलाएगा, प्रेरित एनिशिक फलन कहलाएगा। एनिशिक फलन बिना निषेचन के फल बनना, इनमें बीज नहीं होगा। एनिशिक फल ऐसे फलों को कहा जाता है, केला, पपीता, अंगूर, और ये है हमारे फल के प्रकार। अब इसके बाद क्या आता है, लास्ट जो हेडिंग है हमारे चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3 की, वो है पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। तो उसमें क्या होता है, एक पीढ़ी होती है युग्मकोद्भिद और एक पीढ़ी होती है बीजाणुद्भिद। जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है वो 2 वेन होती है, और एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं उनकी मुख्य पीढ़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ से इस बीजाणुद्भिद पीढ़ी के बाद कौन आएगी, युग्मकोद्भिद पीढ़ी आएगी। तो ऐसे करके क्या होता है, अल्टरनेशन चलता रहता है, पीढ़ी एकांतरण इसे कहा जाता है। यानी एक के बाद एक पीढ़ी का आना, पहले बीजाणुद्भिद, फिर युग्मकोद्भिद, फिर बीजाणुद्भिद, फिर युग्मकोद्भिद, ऐसे पीढ़ियाँ चलती रहती हैं। तो इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में भी बात की है, तो यहाँ पर हम उस हेडिंग को नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके लिए कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 आज कंप्लीट होता है। और अब हम बॉटनी को बंद करेंगे, क्योंकि बॉटनी में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, और जूलॉजी में भी हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब मैं कंप्लीट जूलॉजी को ही स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं बीच में अब एक भी चैप्टर बॉटनी का नहीं पढ़ाने वाला हूँ। तो अब हम श्वसन तंत्र से स्टार्ट करने वाले हैं दोबारा से जूलॉजी को। और सबसे पहले हमारी 12th चली रही है, बीच बीच में 10th की वीडियोज भी हम डालते रहते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, घर पे रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें, है ना, सैनिटाइजर का बार बार प्रयोग करें, हाथ को बार बार साबुन से धोते रहें, जैसा कि सबने कहा है वैसा ही मैं भी कह रहा हूँ। क्योंकि कोरोना से बचाव ही उससे बचने का तरीका है, उससे बचें, बाहर ना निकले भाई, मास्क लगा के जाएं, अगर ज़रूरी है तो ही जाए बाहर। हमारे गांव में तो इतनी प्रॉब्लम है नहीं अभी, हालांकि मरीज आ रहे हैं, थोड़े से बढ़ रहे हैं यहाँ भी ग्राफ। तो दोस्तों हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज़ को, लेक्चर्स को आप स्प्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।